रिसेंट में जब वैज्ञानिक मिल्की वे गैलेक्सी में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ पर रिसर्च कर रहे थे तो वैज्ञानिकों को मिल्की वे गैलेक्सी में कुछ ऐसे स्टार मिले जो दूसरे स्टार के कंपेयर में काफी अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे, मानो उस स्टार को चारों तरफ से किसी चीज से ढक दिया गया है। और ये इंसिडेंट एक या फिर 2 स्टार के साथ नहीं हो रहा था, बल्कि ये सिमिलर इंसिडेंट टोटल 7 स्टार के साथ हो रहा था। और जब साइंटिस्टों ने इन स्टार को इंफ्रारेड कैमरे से कैप्चर किया तो साइंटिस्टों के सामने ये रिजल्ट आया। इस इमेज में आप देख सकते हो ये स्टार हद से ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। नॉर्मली कोई भी स्टार इतना ज्यादा इंफ्रारेड लाइट को इमिट नहीं करता है जितना कि ये स्टार इमिट कर रहे थे। और यहीं पर वैज्ञानिकों को लगने लगा कि हो ना हो ये एलियंस का पावर हाउस ही होगा, यानी कि एलियंस मेगा स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग डायसन स्फीयर के नाम से जानते हैं। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे 2 चीजों को प्रूव कर दिया जाएगा, पहला एलियन के एग्जिस्टेंस को और दूसरा इस डायसन स्फीयर के थ्योरी को सच साबित कर दिया जाएगा। और आज हम लोग इस वीडियो में इसी मेगा स्ट्रक्चर यानी कि डायसन स्फीयर के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। और वैज्ञानिकों ने जो इन 7 तारों में बदलाव देखा है उसका एग्जैक्ट रीजन डायसन स्फीयर जैसा एक एलियन मेगा स्ट्रक्चर है या फिर कोई दूसरा चीज, इसे जानने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि अगर डायसन स्फीयर पॉसिबल है तो क्या अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग डायसन स्फीयर जैसे मेगा स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। सो इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले हम लोगों को डायसन स्फीयर के हिस्ट्री को थोड़ा जानना पड़ेगा कि आखिरकार ये डायसन स्फीयर होता क्या है और ये डायसन स्फीयर का थ्योरी कहाँ से आया। बात है 1960 की, जब एक अमेरिकन फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन जो 1937 में रिलीज हुए एक साइंस फिक्शन मूवी जिसका नाम स्टार मेकर था, और इसी मूवी से इंस्पायर होकर फ्रीमैन डायसन ने 1960 में सर्च फॉर आर्टिफिशियल स्टेलर सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन नाम का एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। अगर मैं आपको डायसन स्फीयर क्या है और ये कैसे काम करता है इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊं तो इस चीज को मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा। मान लो हमारा सन है और हमारे सन के चारों साइड एक ऐसा पदार्थ लगा हुआ है जो एनर्जी को सोख कर एक जगह इकट्ठा करता है। लाइक जो सोलर पैनल हम लोग यूज करते हैं उसे ही मान के अभी चलो, ऐसा ही कुछ चीज है जो सन के चारों साइड लगा हुआ है और सन से रिलीज होने वाला सनलाइट उस सोलर पैनल में पड़ता है और वो सोलर पैनल सभी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करके पृथ्वी में भेजता है। और अगर आप सोच रहे हो कि चलो हम लोगों ने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर सन के चारों साइड बना लिया तो जो इससे एनर्जी बनेगा उस एनर्जी का आखिरकार हम करेंगे क्या, तो इस चीज को समझाने के लिए मुझे कार्डेसिव स्केल का मदद लेना पड़ेगा। तो चलो हम लोग कार्डेसिव स्केल के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। किसी भी सिविलाइजेशन का टेक्नोलॉजी उनके एनर्जी कंजम्पशन पर डिपेंड करता है कि आखिरकार वो सिविलाइजेशन अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए कितना एनर्जी का यूज करता है, या फिर वो सिविलाइजेशन अपने प्लेनेट में पड़ रहे कितने % एनर्जी को स्टोर करके यूज कर पाता है। और एक्जैक्टली इसी चीज को कार्डेसिव स्केल में डिटेल में समझाया गया है। टाइम था 1964। सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डेसिव ने एक हाइपोथेटिकल स्केल को बनाया जिसके मदद से हम ये पता लगा पाएंगे कि आखिरकार जिस सिविलाइजेशन को हम लोगों ने ढूंढा है वो कितना एडवांस है, जिसमें से टाइप 1 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन है जो अपने प्लेनेट से रिलीज हो रहे 100% एनर्जी का यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वोल्केनो, टोर्नेडो और भूकंप से रिलीज होने वाले एनर्जी को स्टोर करके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज कंट्रोल करके उसका यूज करना सीख सके, वो टाइप 1 सिविलाइजेशन की कैटेगरी में रखा जाता है अकॉर्डिंग टू कार्डेसिव स्केल। और अगर आप सोच रहे हो कि हम टाइप 1 सिविलाइजेशन में आते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग टाइप 1 सिविलाइजेशन के आसपास तक नहीं भटक रहे हैं, हम लोग इससे काफी पीछे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा सोलर सिस्टम का एनर्जी सोर्स क्या है तो जाहिर सी बात है इसका जवाब सन होगा, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पावर हाउस है। बट फिर भी सन से रिलीज होने वाला सनलाइट बहुत ही कम मात्रा में हमारे पृथ्वी तक पहुंच पाता है और जो भी लाइट हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है उसका भी हम लोग बहुत ही छोटा सा हिस्सा एनर्जी के रूप में यूज कर पाते हैं। बट जो सिविलाइजेशन सन से रिलीज होने वाले सभी एनर्जी का यूज कर पाता है वो टाइप 2 सिविलाइजेशन की कैटेगरी में रखा जाएगा। और इसी सिविलाइजेशन में इस मेगा स्ट्रक्चर यानी कि डायसन स्फीयर का बात किया गया है जिसमें कि सन से रिलीज होने वाले 100% एनर्जी का यूज हो पाएगा। और यहाँ तक कि अगर कोई सिविलाइजेशन टाइप 2 सिविलाइजेशन तक पहुंच जाता है तो वो एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी आराम से ट्रैवल कर सकता है। और टाइप 3 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन है जो अपने गैलेक्सी में मौजूद सभी स्टार का एनर्जी सोख कर अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए यूज करता है। और अगर इस टाइप के सिविलाइजेशन हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते होंगे तो इन सिविलाइजेशन के पास इतना एनर्जी होगा कि हम लोग जिन चीजों के बारे में सोचते हैं वो इन सिविलाइजेशन के लिए आम बात होगा, लाइक मल्टीवर्स, टाइम ट्रैवल, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना और ऐसे काफी सारे चीजें जो ये सिविलाइजेशन कर सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में जानने के बाद आपके माइंड में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर डायसन स्फीयर को अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से सन के चारों साइड बनाना पॉसिबल है या फिर नहीं। तो चलो हम लोग इसको भी थोड़ा समझ ही लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर
दूं कि अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से डायसन स्फीयर को सन के चारों साइड बिल्ड करना इम्पॉसिबल है, और इसका कारण भी मैं आपको आगे बताऊंगा। किसी भी चीज को कहीं पे बिल्ड करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला मटेरियल, दूसरा एनर्जी, तीसरा मनी। इन तीनों चीजों के बिना कहीं पे कुछ भी नहीं हो सकता है। और अगर हम लोग सन के चारों साइड डायसन स्फीयर जैसे मेगा स्ट्रक्चर को बिल्ड करना चाहते हैं तो इसमें भी इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। बट फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, ये सभी चीजें हमारे पास है तो फिर साइंटिस्ट इस मेगा स्ट्रक्चर को क्यों नहीं बनाते। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग सन के चारों साइड एक डायसन स्फीयर को बनाते हैं तो इसमें इतना ज्यादा मटेरियल, एनर्जी और पैसा लगेगा कि हम लोग इसका अनुमान तक नहीं लगा सकते हैं। और इसी चीज का पता लगाने के लिए कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्टों ने सन के साइज को देखते हुए कुछ कैलकुलेशन किया, तो साइंटिस्टों के सामने जो रिजल्ट आया वो काफी शॉकिंग था। अगर हम लोग सन के चारों साइड सोलर पैनल का एक मेगा स्ट्रक्चर बनाए तो इसमें लगभग 1.8 इंटू 10⁻25 किलोग्राम सिर्फ मटेरियल लगेगा। और ये मटेरियल इतना ज्यादा है कि अगर हम लोग जुपिटर और मरकरी के मास को कंबाइन करते तब जाके हम लोग इतना मटेरियल को इकट्ठा कर सकते हैं, और इसके बाद हम लोग सन के चारों साइड एक डायसन स्फीयर जैसे मेगा स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। बट अभी के हिसाब से इतना ज्यादा मटेरियल का माइनिंग करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। और जाहिर सी बात है, अगर हम लोग इतना ज्यादा मटेरियल का माइनिंग करेंगे तो इसमें मोटा खर्चा आएगा ही आएगा। और अगर हम लोग 1.8 इंटू 10⁻25 किलोग्राम मटेरियल का माइनिंग करते हैं तो इसमें जो खर्चा आएगा वो 6.117 इंटू 10⁻33 डॉलर का होगा, जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड की जीडीपी से भी कई गुना ज्यादा है। और अगर इन सभी कामों को अंजाम देना है, लाइक सोलर पैनल को स्पेस में भेजना है, तो इसमें एनर्जी लगेगा ही। एक हद तक हम लोग एनर्जी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बट ये एनर्जी भी इतना ज्यादा होगा कि हम लोगों को फ्यूचर में कोई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा जिससे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को बना सके। और ऐसे कई कारण है जिसके वजह से साइंटिस्ट ये कहते हैं कि डायसन स्फीयर जैसे एक मेगा स्ट्रक्चर को अभी के हिसाब से बनाना इम्पॉसिबल है। मे बी फ्यूचर में हम इतने एडवांस हो जाए कि ये सभी चीजें हमारे लिए चुटकी बजाने जितना बराबर हो। पर्सनली मुझे और साइंटिस्टों को ये लगता है कि भले ही हम इतने एडवांस नहीं हुए हो, लेकिन हमारे यूनिवर्स में कई और सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं जो इतने एडवांस जरूर होंगे कि वो अपने सन के चारों साइड एक डायसन स्फीयर जैसा मेगा स्ट्रक्चर बना सके। और हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसे ही न्यूज के बारे में बात किया था। 6 मई 2024 रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। इस रिसर्च पेपर को अगर मैं कुछ मिनट में समझाने की कोशिश करूं तो इसमें 7 स्टार के बारे में बात किया जाता है जो कि नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे थे। फ्रीमैन डायसन, जिन्होंने डायसन स्फीयर के हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर की थ्योरी को दिया, साथ ही इन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई सन के चारों साइड एक डायसन स्फीयर जैसा मेगा स्ट्रक्चर मौजूद है तो वो स्टार काफी ज्यादा इंफ्रारेड लाइट को इमिट करेगा। और जब साइंटिस्ट मिल्की वे गैलेक्सी में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को खोज रहे थे तो साइंटिस्टों को ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट इन 7 स्टार के साथ देखने को मिला। और साइंटिस्टों के सामने फ्रीमैन डायसन द्वारा दिया गया डायसन स्फीयर जैसे एक मेगा स्ट्रक्चर के होने का सबूत मिला। साइंटिस्टों का मानना है कि हो ना हो इन 7 तारों के चारों साइड डायसन स्फीयर जैसा एक मेगा स्ट्रक्चर जरूर होगा। बट ये चीज पूरा कंफर्म नहीं है कि इन तारों के चारों साइड एक डायसन स्फीयर जैसा मेगा स्ट्रक्चर है। ये सिर्फ एक रिसर्च है और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि इन तारों के चारों साइड डायसन स्फीयर जैसा मेगा स्ट्रक्चर हो सकता है। और इसके अलावा इसके काफी और सारे एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, जैसे कि ये स्टार नया बना है और इस स्टार के चारों साइड डस्ट क्लाउड मौजूद है जो कि काफी गर्म है, जिसके वजह से इंफ्रारेड लाइट इमिट हो रहा है। और दूसरा एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि ये एक न्यू टाइप का स्टार हो जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं है, और इस टाइप के स्टार काफी ज्यादा इंफ्रारेड लाइट को एमिट करते हैं। इसी वजह से साइंटिस्टों को कंफ्यूजन हो गया है कि ये एक स्टार है जिसके चारों साइड एक मेगा स्ट्रक्चर बना हुआ है। बट साइंटिस्टों ने कोई भी एक एक्सप्लेनेशन को कंफर्म नहीं किया है कि आखिरकार यही एक्सप्लेनेशन सही है। और साइंटिस्ट फ्यूचर में इन 7 स्टार पर और भी रिसर्च करने वाले हैं। फ्यूचर में देखते हैं कि हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, आखिरकार ये डायसन स्फीयर जैसा मेगा स्ट्रक्चर ही है या फिर कोई दूसरा चीज, हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। अभी के हिसाब से हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वैसे आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आखिरकार इन 7 स्टार के चारों साइड डायसन स्फीयर जैसा कोई मेगा स्ट्रक्चर भी है या फिर नहीं। सो ये वीडियो काफी लेट आने वाला है, मे बी 15 या फिर 16 किसी दिन आ जाएगा। बट मेरे माइक में कुछ इशू था, इसके वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। बट अभी सभी चीजें सॉल्व हो चुकी है। अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो मैं भी फ्यूचर में वीकली वीडियो मैं अपलोड करूंगा। सो आई होप ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देना। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।